प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लखनवी अंदाज की पुनरावृत्ति करने के लिए उद्यत हैं और इस पुनरावृत्ति के क्रम में हम लखनवी अंदाज पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। यह पाठ पढ़ाया जा चुका है और यशपाल जी के द्वारा लिखित है। यशपाल जी बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार थे और उनका प्रमुख कहानी संग्रह जो ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, भस्मावृत, चिनगारी, अभिशप्त, वाद, दुलिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, बहुत सारे और भी जो कहानी संग्रह हैं उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। उपन्यास के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, अमिता आदि। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे ये, इसलिए उन्होंने आर्थिक जो तंगी थी, आर्थिक बदहाली थी, उस पर अनेक कहानियाँ लिखी। उनके कथा साहित्य में आधुनिक सामाजिक राजनीतिक जीवन की विडंबनाओं का जो मार्मिक चित्रण मिलता है। यथार्थवादी कहानीकार की संज्ञा में सबसे शीर्ष पर रहने वाले यशपाल जी ने सामाजिक कुरीतियों की कटु आलोचना की है और उनका जो लखनवी अंदाज जो पाठ है उनके द्वारा लिखा गया, यह झूठी शान पर गहरा कटाक्ष करता है। यशपाल ने समाज के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। वे कल्पना, आदर्श और भावना के स्थान पर यथार्थ को महत्व देने वाले लेखक हैं और इनकी भाषा वातावरण के अनुसार प्रभाव पैदा करने की क्षमता रखती है। विषय के अनुरूप उन्होंने उर्दू अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, यशपाल जी को पढ़ते हैं। सबसे पहले उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। आम आदमी का सरोकार का मतलब होता है आम जनमानस से संबंध रखने वाले लेख, कहानियाँ, पाठ। ठीक है, वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात उसके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। भाषा की स्वाभाविकता प्यारे बच्चों वहीं होती है जहाँ प्रसंग के अनुरूप भाषा का चयन किया गया है। जहाँ प्रसंग के अनुरूप भाषा का चयन नहीं किया जाता है वहाँ स्वाभाविकता नहीं होती है। अब पाठ परिचय का क्रम आता है। इस क्रम में यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली जीने का आदी है। कहना न होगा आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी संस्कृति क्या होती है? ऐसी संस्कृति जो दूसरों के बल पर जिंदा रहे। ठीक है, अब सामंत नहीं रहे न जमींदार रहे, न अंग्रेजों की व्यवस्था रही, लेकिन जो लोग सामंती परिवार से जुड़े हुए हैं, उनसे संबंध रखने वाले हैं, आज भी उनके पास ख़त्म होते होते पूंजी बची हुई है और उन पूंजी के घमंड में वे बड़े ही शान शौकत से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ऐसे सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। तो अब पाठ पर चलते हैं। मोफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार मार रही थी। मोफसिल होता है
जो केंद्रीय स्थान के इर्द गिर्द के स्थान था, जो मेन शहर है, मुख्य शहर है लखनऊ का, उससे बाहर निकलते ही आसपास के जो स्थान हैं मुफस्सिल वही हैं। पैसेंजर ट्रेन समझते ही हैं, यात्री गाड़ी। उतावली माने जल्दी में। फुंकार करना, तेज़ आवाज़ करना, आवाज़ बजाना, जो सायरन बजाती है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दाम मतलब किराया, ठीक है। तो दूर तो जाना नहीं था, लेकिन भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। प्यारे बच्चों, आप ये समझ लीजिए कि जब दूरी कम हो और वहाँ की यात्रा करना हो तो कोई भी महंगा टिकट नहीं खरीदेगा, लेकिन लेखक ने ऐसा किया क्योंकि वे भीड़ से बचना चाहते थे और एकांत में रहना चाहते थे। एकांत में रह करके नई कहानी के संबंध में सोचना चाहते थे और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए, ठीक है। नई कहानी का मतलब होता है सन 1960 के आसपास लिखी गई ऐसी कहानियाँ जिनमें घटनाओं और पात्रों के बिना काम चला लिया जाता था। अनुमान का मतलब अंदाज़ा होता है। प्रतिकूल का मतलब विपरीत, उल्टा होता है। निर्जन का मतलब खाली होता है। बर्थ का मतलब सीट होता है। नवाबी नस्ल का, नवाबों की जाति का मतलब होता है। सफ़ेद पोश, भद्र व्यक्ति, भला इंसान, ठीक है। सुविधा, आराम। पालथी मारे, टांग मोड़कर, सहसा, अचानक, कूद जाना, आ जाना। एकांत चिंतन, अकेले में बैठकर सोच विचार करना, ठीक है। तो अनुमान के प्रतिकूल, डिब्बा निर्जन नहीं था। लेखक ने गाड़ी छूटने वाली थी, सेकंड क्लास का टिकट खरीदा, छोटे डिब्बे को खाली समझ करके उसमें जरा दौड़ करके चढ़ गए। अनुमान, जैसा अनुमान लगाया था उसके प्रतिकूल, उसके उल्टे, डिब्बा निर्जन नहीं था, अर्थात एक जन पहले से बैठे हुए थे। जहाँ कोई जन न हो निर्जन, लेकिन एक जन पहले से बैठे हुए थे। प्रतिकूल मतलब उल्टा। एक बर्थ, बर्थ कहते हैं सीट को, एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल, नस्ल मतलब जाति कि सफ़ेद पोश, सफ़ेद पोश, भद्र व्यक्ति, भला इंसान, बड़ा वेशभूषा पहने हुए, सुविधा से, बहुत ही आराम से पालथी मारे बैठे थे। पालथी मारे बैठना, टांग मोड़कर बैठना। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और उन्होंने खीरा खरीद रखा था खाने के लिए। खीरे दिखने में ताजे लग रहे थे और चिकने थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जब डिब्बे में लेखक चढ़े, सहसा मतलब अचानक, अचानक आ जाने से सज्जन की आंखों में जो एकांत चिंतन में बाधा दिखाई दी। एकांत चिंतन क्या होता है? अकेले में बैठ कर सोच विचार करना। विघ्न मतलब बाधा, असंतोष, संतोष न होना, बुरा लगना, ठीक है। तो जब लेखक उस डिब्बे में घुसे तो नवाब साहब को ऐसा लगा जैसे कि मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि इसमें कोई और भी आ सकता है, लेकिन ये आ गए, अब क्या करें। तो सोचा कि हो सकता है यह मेरी तरह कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। मतलब कहानी का शीर्षक क्या हो, कहानी के पात्र क्या हो, कहानी का उद्देश्य क्या हो, कहानी का वातावरण क्या हो, देशकाल क्या हो, निष्कर्ष क्या हो, प्रस्तावना, मतलब जो भी कहानी के गुण होते हैं उनके बारे में विचार करने के लिए हो सकता है मेरी तरह से इन्हें भी एकांत स्थान की खोज रही हो और इन्होंने इस डिब्बे में आकर के शरण ली हो, ठीक है। या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में। अपदार्थ क्यों कहा? वैसे खीरा तो बहुत ही रफेज है, आप साइंस में पढ़ते हैं, बहुत ही हमारे शरीर की लज्जा है, लेकिन उसे अपदार्थ क्यों कहा? क्योंकि खीरा आमतौर पर सस्ता पाया जाता है और सलाद के रूप में भले हम इस्तेमाल कर लें, लेकिन रास्ते में खरीद के खाते वही लोग हैं जो कम पैसे कमाने वाले हैं। अब नवाब साहब के लिए ऐसा लग रहा था कि छोटी मोटी चीज़ है जो कि नवाब नहीं खाया करते, इसलिए थोड़ा सा उनके
लिए वह पदार्थ की वस्तु नहीं होगी, लेकिन अगर उसका शौक करते हैं तो कोई देख न ले कि नवाब साहब खीरा खा रहे हैं। इस संकोच में इन्होंने द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में स्थान लिया और रहा होगा। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति क्या होती है? संगति शौक करना, आनंद के लिए भोग करना, संकोच शर्म लज्जा, संगति साथ दोस्ती, अपदार्थ वस्तु तुच्छ चीज, सूझ मतलब विचार। ठीक है, यह कहानी के लिए सूझ मतलब विचार करने की चिंता में हो। ठीक है, तो संतोष न होना, बुरा लगना। तो कहते हैं कि जैसे ही नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया तो हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आत्मसम्मान क्या होता है? स्वाभिमान। आंखें चुराना, नज़रें चुराना। ठीक है, तो जब लेखक ने देखा कि नवाब साहब उनके साथ बैठने को लेकर उत्सुक नहीं हैं या उनके आने से कोई प्रसन्नता के भाव उनके चेहरे पर नहीं झलक रहे, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को मतलब रिजर्व रखने की कोशिश की, तटस्थ रखने की कोशिश की, और आत्मसम्मान में कि उनसे निगाहें न मिल पाए आंखें चुरा लिया इन्होंने, अर्थात नज़रें मिलाना नहीं उचित समझा। ठीक है, नज़रों को बचाते रहे। आगे कहते हैं खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। खाली बैठना होता है खाली बैठना, बिना काम किए बैठना, असुविधा आराम में बाधा, किफ़ायत बचत, गवारा न होना, सहन न होना, मझले दर्जे, बीच का दर्जा, मीडियम क्लास, वक्त काटना, समय बिताना, कनखी या आँख के किनारे से देखना, छिपी नज़रों से देखना, स्थिति हालात, गौर करना, ध्यान देना, संबोधन पुकार, आदाब अर्ज अभिवादन का एक ढंग है, शौक फरमाना, आनंद लेना, खाना, भाव परिवर्तन, भाव का बदलना, भांप लेना, समझ लेना, शराफत सज्जनता, गुमान भ्रम, हरकत कार्य गतिविधि, लथेड़ लेना, सम्मिलित करना, किबला सम्मान पूर्वक संबोधन। तो आप फिर से एक बार देख लें, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। कहते हैं जब हम खाली होते हैं तरह तरह की कल्पनाएं करते रहते हैं, तरह तरह के विचारों में खोए रहते हैं। यह हमारी मनुष्यों की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगा। ऐसा कौन अनुमान कर रहा है? लेखक। क्या अनुमान कर रहा है? कि संभव हो नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से, किफ़ायत मतलब पैसे बचाने के विचार से, सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। और अब गंवारा न होना मतलब रियायत न मिलना, स्वीकार न होना, सहन न होना। अब उन्हें सहन नहीं हो रहा है कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। उत्तम दर्जे में यात्रा करने वाला व्यक्ति मझले दर्जे में जब यात्रा करेगा तो कहीं न कहीं संकोच की जो छाया होगी उस चेहरे पर जरूर दिखाई पड़ेगी। तो कोई व्यक्ति, कोई सम्मानित व्यक्ति, लेखक भी सफ़ेद पोश थे, लेखक ने भी अच्छे कपड़े पहन रखे थे, तो लेखक जैसे कोई सफ़ेद पोश व्यक्ति उन्हें मझले दर्जे मीडियम क्लास में सफ़र करता देख न ले, इसलिए वह उन्हें सहन नहीं हुआ कि कोई यहाँ आ गया। ठीक है, और लेखक की कल्पना है कि हो सकता है कुछ पैसे बचाने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीद लिए होंगे, और ताकि अकेले बैठे बैठे मतलब उबे ना, इसलिए उन्होंने खीरे खरीद लिए थे कि बढ़िया बैठकर खाएंगे और काटेंगे, तैयारी करेंगे उसके धोने और साफ़ करने की। ठीक है, तो अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? अब सामने लेखक, और उन्होंने भी सफ़ेद कपड़े धारण कर रखे थे। शकल सूरत से ऐसा लग रहा था कि वे भी सज्जन है, वे भी मतलब समृद्ध व्यक्ति हैं, इसलिए अब उनके सामने वे कैसे खीरे खाएं? एक संकोच, झिझक उनके अंदर पैदा हो गई। ठीक है, हम कनखी तिरछी नज़र से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर स्थिति पर गौर करते रहे। गौर करना, ध्यान देना। ठीक है, कहते हैं कि आंखें किनारों से देखा इन्होंने और स्थिति हालात पर गौर किया, ध्यान दिया। इसके बाद
तब तक नवाब साहब ने वो सहसा संबोधन किया, अचानक, सहसा मैंने अचानक संबोधित किया किसको, लेखक को। क्या पुकारा उन्होंने, क्या कहा, आदाब अर्ज। आदाब अर्ज एक मतलब नमस्कार करने का तरीका है। आदाब अर्ज को हम कह सकते हैं कि यह अभिवादन का एक ढंग है। मुस्लिम लोग आदाब अर्ज ही करते हैं, जनाब कहते हैं, आप जिसे हम लोग कहते हैं जनाब कहते हैं। खीरे का शौक फरमाएंगे अर्थात खीरा खाना स्वीकार करेंगे। पूछा उन्होंने, किसने, नवाब साहब ने। किसे पूछा, लेखक से पूछा। तो नवाब साहब ने लेखक से पूछा, क्या आप खीरे का शौक फरमाएंगे अर्थात खीरा खाते हैं, खीरे खाने में रुचि है तो लीजिए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। जो नवाब साहब अब तक लेखक से बचना चाह रहे थे, उनसे निगाहें मिलाना नहीं चाह रहे थे, उनके लेखक के घुसने से उस डिब्बे में उनके आंखों में असंतोष की भावना दिखाई पड़ रही थी कि इसने कैसे मुझे इस दूसरी श्रेणी के डिब्बे में चलते देख लिया। तो अब तक जो भाव परिवर्तित था एकाएक बदल गया। भांप लिया, अनुमान लगाया कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। ऐसा इसलिए किया होगा कि शराफत, सज्जनता का गुमान मतलब भ्रम बनाए रखने के लिए लेखक को भी मामूली लोगों की हरकत में, जिस तरह मामूली लोग हरकत करते हैं, उस हरकत में लथेड़ लेना चाहते थे, शामिल कर लेना चाहते थे। लथेड़ लेना मतलब शामिल कर लेना। किबला कहते हैं जवाब दिया मैंने, शुक्रिया, धन्यवाद, किबला शौक फरमाएं अर्थात आप स्वीकार करें। शुक्रिया किबला शौक फरमाएं अर्थात आप ग्रहण करें, आप स्वीकार करें। ठीक है, मेरी इच्छा भी खाने की नहीं है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखा और गौर किया। और गौर करना, ध्यान देना, ध्यान करना। दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। दृढ़ निश्चय करना, पक्का इरादा करना। कहते हैं कि जब एक क्षण बाहर देखा, फिर उन्होंने निश्चय किया कि हाँ वो नहीं खाएंगे, इसलिए अपने खाने की तैयारी करने लगे। खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। ठीक है, पोंछने के बाद जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। एहतियात मतलब होता है सावधानी, फांक मतलब कटा हुआ टुकड़ा, और गोंद कर मैंने चुभा कर, ठीक है, हाजिर करना मैंने देना, पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं अर्थात देते हैं, करीने से मैं ढंग से क्रम से सजा कर। ठीक है, तो लाल मिर्ची की सुर्खी, सुर्खी मतलब होता है लाली, बुरकना में छिड़कना, डालना। भाव भंगिमा, चेहरे पर आते जाते भाव। जबड़ा मतलब मुख, और स्फुरण माने हिलना। ठीक है, हिलने को स्फुरण लिखा गया है। कल्पना सोच, प्रक्रिया पूरी विधि, प्लावित होना, भराना, रईस मतलब अमीर। ठीक है, असलियत मतलब वास्तविकता, असलियत मतलब वास्तविकता। इस तरह से आप एक बार फिर से देख लें। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरों की भागों पर जिला बिना नमक लाल मिर्च की सुर्खी छिड़क दी। उनके चेहरे पर आते जाते भाव और जबड़ों के स्फुरण हिलने से यह स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में, उस कार्य में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, भरा जा रहा था। हम कनखियों से देख सोच रहे थे, इस लेखक तिरछी नज़र से देख रहे थे और सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं। रईस बनना, रईस में धनी, समृद्ध। कहते हैं मियाँ रईस बनते हैं। एक बनना होता है, एक रईस होना होता है। तो आप रईस बना ना करें, रईस हुआ, रईस हो जाए। ईश्वर करे रईस हो, रईस बनने की कोशिश ना करें। ठीक है, रईस बनना बुरा है, रईस होना अच्छी बात है। तो कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। लेकिन रईस बनने का मतलब है उतना मेंटेन करना, लेकिन लोगों की निगाहों से बच करके
अकेले में यहाँ बैठ कर के जो मन में आया वो खाने की जो गुस्ताखी है वो कर रहे हैं, जिससे उनकी जो वास्तविकता है वो समाज में और लोगों के बीच बनी रहे कि हाँ ये नवाब साहब हैं, इनका जीवन नवाबी है, नवाबी ठाट में जीने वाले हैं, इन लोगों को किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अब आइए इन भाव और इन आशयों पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके उत्तर भी नीचे दिए हुए हैं, क्वेश्चन एक बार एक पढ़ते जाइए। डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा? खुशी के, असंतोष के, दुख के, संतोष के, असंतोष के। नवाब साहब ने खीरों की फांक का क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया कि लेखक को दिया? खा गए, बच्चों को दिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? बच्चा, लड़की, लेखक में से कोई? लेखक। नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? अमीरी दिखाने के लिए, पेट भरने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण? इनमें से कोई नहीं। अमीरी दिखाने के कारण। लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? आराम से यात्रा करने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए? तो नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। लेखक ने नवाब साहब की खीरा न खाने का कारण क्या बताया? उन्हें खीरा पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है, दिल में से कोई नहीं, इच्छा नहीं थी। लेखक ने जो नवाब साहब से खीरा न खाने का कारण पूछा तो उन्हें कहा इच्छा नहीं है। ठीक है। नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया था? बादाम, खीरा और बिस्किट, इनमें से कोई नहीं, खीरा। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? खीरा खरीदा था। नवाब साहब को क्या क्या गंवारा न था? गंवारा मतलब मंजूर होना। मझले दर्जे में यात्रा करने का दिखना, लेखक से बातें करना, खीरा खाना, इनमें से कोई नहीं, मझले दर्जे में यात्रा करना। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? लेखक की थी। जब कभी भी खाली बेकाम के बैठते थे तो कुछ न कुछ कल्पना में डूबे रहते थे, सोचते रहते थे, अपनी नई कहानी के लिए विषय पात्र, देश का वातावरण, संवाद आदि का चयन करने में ही व्यस्त रहते थे। ठीक है। आगे कहते हैं कि ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? लेखक की थी। वार्तालाप की शुरुआत किसने की? नवाब साहब ने। लेखक भी कम नहीं थे, लेखक भी कम स्वाभिमानी नहीं थे। उन्होंने सोचा कि जब नवाब साहब का कोई उत्साह नहीं है उनसे बातें करने का, उनसे रूबरू होने का, तो वे क्यों दिखाएं? इसलिए बात की शुरुआत नवाब साहब ने की। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? नवाब साहब की तरफ। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका आप जानते हैं? तो खीरा बेचने वाले। नवाब साहब ने खीरों की तैयारी के बाद उसका क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक है। नवाब साहब का साथ क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा। अब उनके जो भाव परिवर्तित हुए वह लेखक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब बाकी बातों को लेकर हम कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।